नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम साहित्य जगत के एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास में उतरने वाले हैं, विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिलचस्प बात यह है कि फर्स्ट फोलियो में इसे बाकायदा एक कॉमेडी का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज हम इसे इसके डार्क और इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा के लिए याद करते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक जगह है। हमने विकिपीडिया और कई अहम अकादमिक स्रोतों से वो हाई यील्ड फैक्ट्स निकाले हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कथानक और पात्रों की नींव से, फिर बढ़ेंगे इसके साहित्यिक स्रोत और ऐतिहासिक संदर्भ की तरफ। इसके बाद शाइलॉक से जुड़े विवाद पर बात होगी, फिर न्याय, दया और कानून के टकराव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे इसके प्रदर्शन का इतिहास और विरासत। ये स्ट्रक्चर एक परफेक्ट रिवीजन की तरह काम करेगा। चलिए सबसे पहले इसके पहले भाग पर आते हैं, कथानक और पात्रों की नींव। कहानी के मुख्य किरदारों को समझना जैसे एक बड़ी पहेली को सुलझाना है। सबसे पहले है एंटोनियो, एक उदास व्यापारी जिनकी सारी दौलत समंदर में जहाज़ों पर लगी है। उनके करीबी दोस्त हैं बसेनियो, जो कुलीन तो हैं लेकिन भारी कर्ज में डूबे हैं, और बेलमोंट की एक बेहद अमीर और चतुर उत्तराधिकारिणी पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं। और फिर आते हैं शाइलॉक, जो एक यहूदी साहूकार हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब बसेनियो की मदद के लिए एंटोनियो शाइलॉक से कर्ज लेते हैं और एक ऐसी अजीब शर्त मान लेते हैं जो आगे चलकर सब कुछ पलट कर रख देती है। कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना होता है। एक तरफ है वेनिस, जो व्यापार, कठोर कानून, नस्लीय तनाव और पैसों की चिंता से भरा एक यथार्थवादी शहर है, और दूसरी तरफ है बेलमोंट, एक ऐसे जादुई जगह जो रोमांस, अथाह दौलत, संगीत और दया से भरी है। इन दोनों जगहों का ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि यही इस पूरे नाटक की असली धड़कन है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साहित्यिक स्रोत और संदर्भ, यानी इस नाटक का ऐतिहासिक डीएनए। किसी भी रचना की ऐतिहासिक नींव समझना अकादमिक महारत के लिए सबसे जरूरी है। विकिपीडिया के आंकड़ों पर गौर करें तो शेक्सपियर ने इसे संभवतः 1596 और 1598 के बीच लिखा था। इसका पता कैसे चलता है? दरअसल नाटक में सेंट एंड्रयू नाम के एक स्पेनिश जहाज का जिक्र है, जिस पर 1596 में कार्डिज में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। परीक्षा के नजरिए से ऐसे छोटे छोटे सुराग बहुत अहमियत रखते हैं। शेक्सपियर ने अपनी कहानियां एकदम शून्य से नहीं गढ़ी। अब उन मध्यकालीन ग्रंथों को देखते हैं जिनसे ये नाटक प्रेरित है। जियोवानी फियोरेंटिनो का इल पेकोरो, यहाँ से शेक्सपियर ने मांस के पाउंड और अंगूठी की चाल वाला प्लॉट लिया। पोर्शिया की 3 संदूकों वाली कहानी 13वीं सदी के गेस्टा रोमानोरम से ली गई है, और एक ईसाई के मांस के मुकदमे का जो आइडिया है वो अलेक्जेंडर सिल्वेन की 1596 की किताब द ऑरेटर में मिलता है। एग्जाम के लिए इन स्रोतों को उंगलियों पर याद रखना एकदम मस्त है। एक बहुत ही शानदार इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है डू कॉमर्स सिद्धांत। ये शास्त्रीय उदारवादी विचार कहता है कि फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार अलग अलग तरह के लोगों को सहयोग करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि मुनाफे के आगे धार्मिक या सांस्कृतिक मतभेद छोटे पड़ जाते हैं। वेनिस इस सिद्धांत का एक अल्टीमेट और काफी हद तक निराशाजनक टेस्ट है। नाटक एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ मुनाफे और व्यापार पर टिका समाज सच में गहरी सामाजिक खाइयों को भर सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, शाइलॉक विवाद। यहाँ हम एक बेहद ध्रुवीकरण करने वाले चरित्र का विश्लेषण करेंगे। अब हमारी चर्चा नाटक के सबसे उलझे हुए और विवादित हिस्से पर आती है। शाइलॉक का ये डायलॉग शेक्सपियर के सबसे मशहूर उद्धरणों में से एक है। क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती? क्या एक यहूदी के हाथ, अंग, आयाम, इंद्रियां, स्नेह, भावनाएं नहीं होती? वेनिस की नफरत और पूर्वाग्रह के बीच ये अकेला संवाद शाइलॉक की गहरी इंसानियत को सामने लाकर रख देता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। शाइलॉक के किरदार को हमेशा 2 नजरियों से तौला जाता है। एक नजरिया उसे एक क्रूर खलनायक मानता है, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी दया भाव के सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसी की जान लेने पर उतारू है। लेकिन दूसरी तरफ कई आधुनिक विद्वानों का मानना है कि वो एक पीड़ित है। वेनिस के ईसाई समाज के पाखंड और यहूदी विरोधी रवैये ने उसे इस कदर हाशिए पर धकेल दिया और प्रताड़ित किया कि बदला लेना उसकी मजबूरी बन गई।
आज भी एकेडमिक जगत इस बात पर बटा हुआ है कि क्या ये नाटक वाकई यहूदी विरोधी है या फिर ये उस वक्त के समाज के दोहरेपन पर एक करारा तमाचा है। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, न्याय, दया और कानून। अदालत का वो मशहूर चरमोत्कर्ष। कोर्टरूम का वो सीन इस नाटक का पीक है। यहीं पर सारे भारी भरकम विषय आपस में पूरी ताकत से टकराते हैं। पोर्शिया, जो एक पुरुष वकील बाल्थाजार के भेष में है, दया की गुहार लगाती है। वो कहती है कि दया का गुण बलपूर्वक नहीं आता, यह स्वर्ग से हल्की बारिश की तरह गिरता है। यह सिर्फ एक खूबसूरत कविता भर नहीं है, यह ईसाई अनुग्रह और एक बेहद सख्त कानूनी ढांचे के बीच का एक गहरा धार्मिक टकराव है। वो शाइलॉक से अपील करती है कि वो कानून की लकीर पीटने के बजाय दया दिखाए। लेकिन अब जरा इस रचनात्मक विरोधाभास पर गौर करें। पोर्शिया दया का उपदेश तो देती है, पर वो एंटोनियो को बचाती कैसे है? वो शाइलॉक को हराने के लिए कानून के उसी शाब्दिक अर्थ को हथियार बनाती है। वो कहती है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शाइलॉक मांस तो ले सकता है, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है! जो पक्ष अभी तक दया की दुहाई दे रहा था, वही आखिर में शाइलॉक को बर्बाद करने के लिए कानून के सबसे रूखे और तकनीकी पहलू का इस्तेमाल करता है। अब हम अपने आखिरी यानी 5वें भाग पर आ गए हैं, प्रदर्शन का इतिहास और विरासत। ग्लोब थिएटर से लेकर यहूदी बस्ती तक का सफर। पिछले 400 सालों में इस नाटक को मंच पर दिखाने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। 1605 में किंग जेम्स के दरबार में इसे शायद एक हल्की फुल्की कॉमेडी और शाइलॉक को एक मजाकिया खलनायक के तौर पर दिखाया गया था। फिर 1741 में चार्ल्स मैकलेन ने शाइलॉक के किरदार में खौफनाक गंभीरता ला दी, और 2004 में अल पचिनो की फिल्म आई जिसने शाइलॉक के दर्द और उसकी पीड़ा को एकदम गहराई से पर्दे पर उतार दिया। ये सफर एक साधारण कॉमेडी से शुरू होकर एक बेहद डार्क और कॉम्प्लेक्स नजरिए तक पहुंचता है। फिर साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। वेनिस के ऐतिहासिक यहूदी घाटों की स्थापना के पूरे 500 साल होने पर इस नाटक का मंचन उसी जगह के मुख्य चौक पर किया गया। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये इतिहास को एक तरह से वापस क्लेम करना था। जिन लोगों और जिस जगह की ये कहानी थी, उन्होंने इसे खुद अपने नजरिए से पेश किया। कला और इतिहास का ऐसा संगम वाकई दुर्लभ होता है। तो इन सब बातों का क्या निचोड़ निकलता है? इसे एक कॉमेडी कहा जाता है क्योंकि अंत में कुछ शादियां हो जाती हैं, लेकिन सच कहें तो ये टैग हमेशा चुभता है। शाइलॉक का अकेला पड़ जाना, उसका जबरन धर्म परिवर्तन और उसके साथ हुआ वो अमानवीय बर्ताव, ये सब एक ऐसी अजीब सी बेचैनी और मॉरल एम्बिग्विटी छोड़ जाते हैं जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या नाटक के अंत में जो एक हैप्पी और रोमांटिक सा माहौल बनता है, वो उस भारी सामाजिक कीमत को सही ठहरा सकता है? क्या समाज में ये तथाकथित शांति बनाए रखने के लिए एक इंसान को कुचल देना जायज़ था? इन सवालों पर गहराई से विचार करना ही साहित्य को असल मायने में समझना है, और यही समझ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में सफलता की चाबी है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सीखते रहिए।